आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ चुनाव का मुद्दा ही नहीं बल्कि एक लोकतंत्र का मुद्दा है कंप्लीट। तो आपने हमने आपने और हमने खेलों के मैच फिक्सिंग की बात देखी होगी। खिलाड़ी वही होते हैं, अंपायर भी मैदान पर खड़े होते हैं, स्कोरबोर्ड भी चलता रहता है, लेकिन अंदर खाने सब तय होता है। अब ज़रा सोचिए कि यही मैच फिक्सिंग चुनाव में हो जाए तो? यहाँ वोटर तो लाइन में खड़ा हो लेकिन नतीजे पहले से लिखे जा चुके हो। राहुल गांधी ने इसे कहा है कि मैक्स मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। ऐसा एक लेख इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा। और जो आंकड़े हैं वो भी इस बात को हल्के में नहीं लेते। एक साल पहले दो चुनाव हुए। मई में लोकसभा चुनाव हुआ, नवंबर में विधानसभा। लेकिन इन दो चुनावों के बीच में सिर्फ 5 महीनों के भीतर 41 लाख वोटर जुड़ जाते हैं। कैसे? और 12,000 बूथों पर इतनी चमत्कारी वोटिंग कैसे हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रतिशत 32% से सीधे 90% के करीब पहुंच जाता है? क्या ये महज संयोग है? आज सवाल सिर्फ एक पार्टी की जीत या हार का नहीं, सवाल उस प्रक्रिया का है जिस पर हम भारतीयों को भरोसा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया एक ऐसा संस्थान है जो संविधान की आत्मा के सबसे करीब खड़ा होता है। लेकिन जब उसी संस्थान की निष्पक्षता पर उंगली उठे, जब सीसीटीवी फुटेज छुपाई जाए, जब वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने से इनकार किया जाए, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? आज इसी विषय पे राहुल गांधी के लेख के बारे में बात होगी, उन्होंने क्या-क्या मुद्दे उठाए हैं, इसके बारे में बात होगी। और इस चर्चा में मेरा साथ देंगे अजय अजय आशीर्वाद, हमारे द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर है और अक्सर आपने इनको लाइव कार्यक्रमों में भी देखा है। अजय, सबसे पहले आप बताइए कि दर्शकों के लिए कि राहुल गांधी ने आर्टिकल में क्या-क्या चीज़ें कही हैं? जी, आर्टिकल में जोशान धन्यवाद। आर्टिकल में राहुल गांधी ने क्या-क्या एलिगेशंस लगाए हैं उस पे मैं आऊंगा। लेकिन जिस तरीके से हम राहुल गांधी ऐसा मैच फिक्सिंग का एलिगेशन महाराष्ट्र में आज पहली बार नहीं लगा रहे हुँ, हैं। वो उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के विभिन्न लीडर्स हुँ, लगातार कुछ-कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1-2 मुद्दे उठा रहे हैं। मगर ये जो आर्टिकल लिख के उन्होंने एक तरीके से ऑफिशियल तरीके से अपना डिसेंट दिखाया है कि यहाँ पर उनको जो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है और उसमें उन्होंने एक बड़े टर्म का यूज़ किया। उन्होंने कहा ये कोई स्मॉल स्केल चीटिंग नहीं है, ये कोई छोटी-मोटी चीटिंग का केस नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल हुँ, स्केल रिगिंग हुँ, हुई है महाराष्ट्र में और आने वाले दिनों में जो बिहार के चुनाव हो रहे हैं, हुँ, वहाँ पे भी इसकी संभावना कि इस हुँ, तरीके का ही इंडस्ट्रियल स्केल रिगिंग हो, हुँ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसे टाइम पे उन्होंने ये बोला है, जब बिहार बिहार में हुँ, चुनावी गर्मी बढ़ रही है और आने वाले दिनों में एक तरीके से उसका एक स्टेज सेट कर रहे हैं, उसका एक वार्निंग साइन दे रहे हैं और साथ में अपने पॉलिटिक्स स्किल को बढ़ाने की भी कोशिश कर हुँ, रहे हैं और एक लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको भी चौकन्ना रहना होगा हुँ। और आप डिटरेंट की तरीके से इस आर्टिकल का उपयोग एक बार उन्होंने उन्होंने किया है। पहले पार्लियामेंट में भी कहा था, लेकिन जी, उस टाइम इतना चर्चा नहीं हुआ था इस बारे में। जी, क्योंकि उन्होंने हाँ, शायद इस तरीके से जिस प्रकार से उन्हें पॉइंट बाय पॉइंट हुँ। जो जस्टिफिकेशन दिया है, तो वो अब क्या-क्या अब पॉइंट्स ये थे? 3 चीज़ हाँ। उन्होंने बेसिकली ये 3 चीज़ कही है। हुँ, 3 चीज़ सबसे पहले का है इंडस्ट्रियल स्केल रिगिंग को वो प्रूव अपने आर्टिकल में करने की कैसे कोशिश करते हैं, जी, कैसे उनका आर्गुमेंट है। जी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये पूरा जो इलेक्शन का एक तरीके से एक पार्टीजन टेकओवर हो रहा है 2023 एक्ट 2023 में जो सरकार ने जी, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट अपॉइंटमेंट करने का जहाँ। अपॉइंटमेंट्स जो डायरेक्टिव लेकर आए, एक्ट कर लेकर अब आए 2 आई थिंक उसमें तो सरकार के नुमाइंदे जी, होंगे। तो पहले ऐसे था कि उस इलेक्शन कमिश्नर को कौन चुनता था? इलेक्शन कमिश्नर के चुनने के जो पैनल में 3 हुँ, लोग हुआ करते थे। प्राइम मिनिस्टर होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। मोदी सरकार ने क्या किया कि चीफ जस्टिस को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह में होम मिनिस्टर या कोई एक अन्य मंत्री। सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर है। तो राहुल गांधी का कहना है कि कभी भी अगर कोई भी पार्टीजन इलेक्शन कमिश्नर आए तो और लीडर ऑफ अपोजिशन उससे उसके खिलाफ है, तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो
प्राइम मिनिस्टर और उन्हीं के मंत्री मेजॉरिटी में रहेंगे और हर बार जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो बिल्कुल। डिसेंट है वो 2/1 में वो डिफीट हो हुँ, जाएगा। तो उनका ये मानना है कि इस तरीके से पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस को ही टेक ओवर करने हुँ, की कोशिश की जा रही है। ओके। दूसरी बात जो उन्होंने ये कहा है, जिसमें उन्होंने अपनी शंका जताई है, उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में जो वोटर की जो लिस्ट होती है, वोटर रोल्स होते हैं, इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, जहाँ 5 साल पिछले 5 सालों में हुँ, इलेक्टोरल रोल्स में सिर्फ 31 लाख नए वोटर्स जुड़े थे इलेक्टोरल रोल्स में। हुँ, मई के लोकसभा इलेक्शन इलेक्शन और नवंबर के विधानसभा इलेक्शन के बीच में ही 41 लाख हुँ, नए वोटर जुड़ गए। यानी हाँ, इस इतने हुँ। कम 5 मंथ्स में आई थिंक में क्यों 41 लाख। हुआ? हाँ, तो 5 ये हुआ और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि आप उन्होंने एक कंपैरेटिव टेबल दिया है कि जहाँ पर पिछले सारे चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए हुँ, थे, उसमें 5 बजे का जो एक इलेक्शन कमीशन 6 बजे एक वोटर टर्नआउट देती है, जी, जो कि 5 बजे का फिगर फिगर दिखाता होता है, है बिल्कुल। और और उन्होंने कंपैरेटिव टेबल दिया है कि महाराष्ट्र चुनाव में ये जो 5 बजे का जो प्रोविजनल टर्नआउट है और हुँ, जो फाइनल टर्नआउट होता है उसमें 7.83 83 परसेंटेज लगभग पॉइंट्स 75 का लाख वोट, हाँ 76 लाख वोट के 75 लाख हाँ वोट। 76 लाख वोट का इजाफा हुआ है और ऐसे नहीं है पहले पहले के उन्होंने पुराने इलेक्शंस पुराना की हाँ। दिखाए हैं कि किसी में कुछ 1% से भी हुँ, कम 1 परसेंटेज पॉइंट से भी कम इजाफा हुआ है प्रोविजनल टर्नआउट में और हुँ, फाइनल टर्नआउट में हुँ, कहीं पे कम हो गया है कहीं ज्यादा हो गया है लेकिन हर समय 1 या 1.5% के बीच में ही रहता है लेकिन 2024 के विधानसभा इलेक्शन में 7.83 हुँ। परसेंटेज पॉइंट का बढ़ा हुआ है तीसरा पॉइंट ये वो तो ये अजय तीसरे पे जाने से हाँ पहले ये मैं खुद भी देख रहा था, हम्म, उस दिन जब हम्म, इलेक्शन हो रहा था कि ये जो नंबर बढ़ा, हम्म, वो नंबर अगली सुबह नहीं, जिस हम्म, जैसे 21 नवंबर को आई थिंक इलेक्शन वो था हम्म, हम्म, वोटिंग थी और 23 हम्म, नवंबर को कुछ चुनाव जी रिजल्ट थे। हाँ तो 21, 22, 23 तक वो नंबर बढ़ता गया जी, जी। परसेंटेज। और ये सिर्फ़ महाराष्ट्र का केस नहीं है, हुँ, मतलब जब लोकसभा चुनावों में भी हमने देखा कि वोटर्स फॉर डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप जो लोग इलेक्शन को स्टडी करते हैं, तो उनका ये मानना है कि 2019 से लेकर अभी तक 2024 तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, हुँ, ये प्रोविज़नल टर्नआउट हुँ, और फाइनल टर्नआउट का जो डिफरेंस है, वो बढ़ता जा रहा है। कुछ कुछ जगहों में तो योगेंद्र यादव ने कहा ये हरियाणा में कि कुछ-कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में 6-7% बढ़ गया है। तो मतलब 5 बजे से तो फाइनल टर्नआउट का अगर हम मान के चले कि वो 5 से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक का वोटर हुँ, है कि हाँ लाइन में जो खड़े हैं, हुँ, जो आ गए हैं बूथ में उनको वोट देने हाँ, दिया बिल्कुल। जाएगा। तो उसको जोड़कर फाइनल टर्नआउट बनता है। जो फाइनल टर्नआउट में इतने ज़्यादा का हुँ, इज़ाफ़ा इसीलिए कभी पहले नहीं देखा हाँ, गया था। इसीलिए उसमें वो शंका लोगों को है कि इतना ज़्यादा कैसे बढ़ जाता है। पुराने जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एसवाई क्यूरेशी उन्होंने आकर ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि इतना ज्यादा फासला हुँ, प्रोविजनल टर्नआउट और फाइनल टर्नआउट में हमने कभी नहीं देखा और एसवाई क्यूरेशी का तो ये मानना है कि जो वोटिंग पड़ती है और ईवीएम के आने के बाद से हुँ, और वो एसवाई क्यूरेशी ईवीएम के बहुत बड़े पक्षधर है हुँ, हुँ, उन्होंने लगातार उनको डिफेंड किया है कि बिल्कुल। ईवीएम से ही चुनाव होने चाहिए हुँ, तो उनका मानना है कि रियल टाइम वोटर रजिस्ट्रे मतलब वोटिंग फिगर्स जो है वो आ जाते हैं ओके, तो क्या ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन रोकना पड़ रहा कमीशन है। जो है प्रोविजनल टर्नआउट और फाइनल टर्नआउट में इतना डिफरेंस है तो कहाँ ईसीआई गलत है कहाँ हुँ, इलेक्शन कमीशन गलत है हुँ, तो तीसरे पॉइंट पे राहुल गांधी के आते हैं कि उन्होंने जो ये कहा है कि 7.83% परसेंटेज पॉइंट का जो इजाफा हुआ है हाँ, फाइनल टर्नआउट में जी, वो कुल जैसा आपने कहा कि 76 लाख वोटर्स जो हैं वो बढ़ गए हाँ, राहुल गांधी का कहना है कि ये जो 76 लाख जो वोटर भी है हाँ, वो 12,000 कम से कम 85 या 86,000 बूथ है पूरे महाराष्ट्र में जी, ये जो 76 लाख का जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो वोटर वोट पड़े हैं वो हाँ, 12,000 बूथ में ही पड़े हैं ओके, जो 85 हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जी। 85 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 12,000 बूथों में ही इस वोट शेयर का इजाफा वो हुँ। वोटर टर्नआउट का इजाफा हुआ इन्होंने ये है लिखा है कि 1 लाख बूथ है ओवरऑल महाराष्ट्र हाँ में 1 लाख लगभग और हाँ जिसमें 12 ये जो एक्स्ट्रा टर्नआउट हुआ है हाँ 12,000 इसमें ये जो हुआ है बूस्टर। ज्यादातर उस 12,000 बूथों में ही ये जो पूरा हुँ, 7 हालांकि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि ये तो डेमोक्रेसी का सक्सेस है हुँ। कि इतना ज्यादा लोग वोट कर रहे और हैं आगे जाके राहुल गांधी ने ये भी लिखा है कि अगर ये आंकड़ा सही है हम्म तो
एक लॉजिकल हिसाब से 10 घंटे लगने चाहिए थे हाँ, वोटिंग खत्म होने में। हाँ, लेकिन नहीं ऐसी कोई हाँ, तो रिपोर्ट्स आई वो नहीं है, है। तो उस तरीके 10 घंटे लगे या नहीं लगे मैं उस पे नहीं जाऊँगा। हाँ। लेकिन ये है कि वो अगर ये बात सच है, हुँ, मेरे पास उसका वो सच है या नहीं है, लेकिन अगर वो लीडर ऑफ अपोज़िशन जो और अपोज़िशन के जो सबसे बड़े जो लीडर हैं राहुल गांधी अगर इस तरीके का एलिगेशन कर रहे हैं, तो मैं उसको एक तरीके से सीरियसली डील हुँ, करूँगा। उसको डिसमिस नहीं कर दूँगा जिस तरीके से बीजेपी वाले कर रहे हैं हुँ, कि ये उनको उनको रिडिक्यूल कर रहे हैं, उनका मज़ाक उड़ा हुँ, रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा ही स्पेसिफिक एलिगेशन लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई 12,000 बूथों में ही इस वोटर टर्नआउट का इज़ाफ़ा हुआ है जो 7.83 और ओके। उसमें वो ये भी कह रहे हैं एक उन्होंने एक कामठी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हुँ, एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ाम्पल दिया है हुँ, कि जहाँ पे कांग्रेस के वोट जो एक एक 1 लाख 36,000। 35,000 या 36,000 जो उनका ट्रेडिशनल वोट है, जो लोकसभा में भी उनको पड़े थे, असेंबली में भी उतने ही उनको पड़े। हुँ, लेकिन बीजेपी जो हमेशा 1 लाख 19,000 वोट या 18,000 वोट लेकर आती थी, उनका बढ़कर 1 लाख 75,000 वोटर हो गया है। तो उनका बोलने का ये मतलब है कि जितना भी जो ये इलेक्टोरल रोल्स में जो ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कि वो सारे के सारे क्या बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। हुँ, हाँ, मतलब वो उनका कहना है कि हाँ, हो सकता है बीजेपी पॉपुलर पार्टी है और उसमें से प 50, 60, 70% जो हुँ, वोटर टर्नआउट जो है हुँ। जो वोटर रोल्स में जो इज़ाफ़ा हुआ है, लेक वो बीजेपी को पड़े। लेकिन क्या सारे के सारे पड़ रहे हैं उन्हीं को और कांग्रेस जो वहाँ वो सीट हमेशा जीती जीतती है। आई है, उनका वोट हमेशा बीजेपी से ज़्यादा रहा है, उनका कुछ भी इज़ाफ़ा नहीं हुआ या कुछ गिरा भी नहीं हुँ, एक्चुअली। उतने का उतना ही रहा और पूरा जो इज़ाफ़ा है वो बीजेपी को हो गया। हुँ, ये राहुल गांधी ने किया है। तो ये ओके। मेरा इसमें इसको इसको सिर्फ़ इलेक्शन फ्रॉड की तरीके से ही नहीं देखना चाहिए। हुँ, राहुल गांधी का अभी तक का पॉलिटिक्स में वो क्या एलिगेशन लगा रहे हैं मोदी सरकार पर? वो लगातार ये लगाते आए हैं कि मोदी सरकार जो है वो 2 चीज़ों को टेक ओवर कर रही है। एक है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशन को डाइल्यूट करके खत्म कर देना चाहते जी, हैं। दूसरा जो इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस। हैं, भारत के जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से इंडिपेंडेंट है, उसको वो लोग टेक ओवर कर रहे हैं। तो उस फ्रेमवर्क में हम लोगों को राहुल गांधी का बिल्कुल। एलिगेशन देखना चाहिए कि भाई आप इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से एक्ट बदल के बदल देना चाह रहे हैं। हुँ, आप इलेक्शन प्रोसेस को खत्म करना इस तरीके से कर रहे हैं। अब वो सच है या नहीं है, लेकिन अब जो बॉल है, जिसको बॉल इन द कोर्ट कहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है। हुँ, हालाँकि इलेक्शन कमीशन ने इसमें जवाब दिया, उन्होंने भी बड़े ही उन्होंने मेरे हिसाब से जिस तरीके से ऐसे स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए गए थे जी, राहुल गांधी को, उनको भी स्पेसिफिक उत्तर देने चाहिए थे। जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन में दर्शकों के लिए बता दूं उन्होंने क्या आंसर दिया है। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि जो वोटर रोल्स हुँ, इलेक्टोरल रोल्स में जो इजाफा हुआ हुँ, है, हुँ, वो लगातार हर स्टेज में सारे ही पॉलिटिकल पार्टी से अच्छा। शेयर किया जाता है, तो उनको वो दिसंबर में ही बता दिया गया था कांग्रेस को कि ये आप लोगों ने उस समय कुछ भी नहीं किया। अच्छा। बस महाराष्ट्र की जिस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन करीबन 89 या 90 अपील्स आए थे, कुछ कंप्लेंट्स आए थे जी। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हुँ, हैं। लेकिन उस वहाँ पर जो ग्रीवेंस होता है, उसके बाद जो सेकंड एपेलेट अथॉरिटी के पास जाता है कि अगर आपने कंप्लेन किया हुँ, और आपका फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं, नहीं हुआ, तो आप सेकंड एपेलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं ओके। स्टेट के। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जहां फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास 89 अपील्स थे, हुँ, सेकंड एपेलेट अथॉरिटी के पास सिर्फ एक ही अपील आया। तो ओके, इसका मतलब सारा ग्रीवेंस रिड्रेसल हो गया और कोई उस तरीके की एबनॉर्मल वोटिंग नहीं हुई। ओके। तीसरा इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो ये कह रहे हैं कि 7.83 परसेंटेज पॉइंट हुँ, अचानक से 5 बजे के बाद बढ़ गया। हुँ, तो वो कहाँ बढ़ गया? तो उनका कहना है कि उसमें उनको कुछ एब्नॉर्मल नहीं लगता है, क्योंकि जनरली जो आप महाराष्ट्र का इलेक्शन के जो आंकड़े हैं, जी, उसमें पर आवर वोटिंग एवरेज 65 लाख्स का है। ओके, और जो 5 बजे से 7 बजे का जो कंटेंशियस टाइम है, ओके, जहाँ पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, जी, तो उसमें 5 बजे से उसका एवरेज टाइम दोनों दोनों घंटे मिला के 58 लाख वोट्स उसमें पड़े ओके, हैं, जो कि
आवरली एवरेज से हाँ, बहुत कम है। कम। तो ये 3 चीज़ें ईसीआई कह रहे हैं और कह रहे हैं मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है और जिस तरीके से ऐसे कर रहे हैं तो वो सही से राहुल गांधी उनको पढ़ नहीं रहे हैं और एक तरीके से वो मिसलीडिंग कैंपेन कर रहे हैं ताकि इलेक्शन प्रोसेस पे खुद के हारने के बाद इस तरीके के कैंपेन कर रहा है और वो उस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए अच्छा लेकिन नहीं एक तरीके से इसमें और भी जो सवाल है वो इलेक्शन कमीशन ने आंसर नहीं किए, है। जैसे जी। सीसीटीवी को लेकर जो हाँ, सवाल तो था। उसके बाद राहुल गांधी ने यही कहा है कि भाई उन्होंने कहा कि प्रूफ करो। हुँ। आप जो कह रहे हैं आप हाँ, ये प्रूफ प्रूव करो। करने का दायित्व प्रूव इन्हीं इट ऊपर दिया हाँ, है। तो प्रूव करो और क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इलेक्शन कमीशन अब मैं उस पे आऊँगा लेकिन इलेक्शन उन्होंने राहुल गांधी ने 2 चीज़ें कही। जी। उन्होंने कहा कि आपने इलेक्टोरल रोल्स जितने भी हैं ना उसको पूरा पब्लिश करो, ना सिर्फ महाराष्ट्र के जितने भी बिल्कुल, फ़ोटो के स्टेट्स साथ। हैं सबको उसको आप पब्लिश करो ताकि आपकी तरफ से अगर कुछ छुपाने को नहीं है हुँ, तो आप पूरा का पूरा बिल्कुल पब्लिश यही करो यही और है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा है कि 5 बजे के बाद का जितनी भी वोटिंग हुई है हुँ, महाराष्ट्र में उसका सीसीटीवी फुटेज फुटेज रिलीज करो जिसके जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा है। बिल्कुल। सीसीटीवी जी। फुटेज की बात है और और भी कुछ सवाल है, लेकिन इसके पहले हम पवन खेड़ा का एक बयान सुन लेते हैं जो राहुल गांधी के इस आर्टिकल के लिखने के बाद आया था। और उसने कहा है कि निराधार राहुल गांधी जी ने जो आर्टिकल लिखा अपने नाम से लिखा। चुनाव आयोग का जवाब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग का जवाब है, हमें नहीं मालूम वो हिरेन जोशी का है, प्रधानमंत्री कार्यालय का है, किसका है, क्योंकि न ऊपर तो नाम है नहीं, न ऊपर नाम है न नीचे साइन है, हमें नहीं मालूम किसने बना के भेजा वो। तो हम तो यही मान लेते हैं कि पीएमओ का जवाब है। तो जो संस्था अपने जवाब तक पे अपना साइन नहीं कर सकती, आप सोचिए उसकी विश्वसनीयता किस स्तर पे आ गई। अगर विश्वसनीयता होती तो खुलकर जवाब देते और हमारे सवाल बड़े स्पष्ट हैं। 5 साल में 31 लाख वोट्स बढ़े, नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के बीच जो 5 महीने थे उसमें नए 41 लाख वोट कहां से आए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपका प्रोविजनल वोटर टर्नआउट आप बताते हैं 58%, 58.73%, और फाइनल वोटर टर्नआउट आप 66% ले जाते हैं। तो ये 8% कहां से आए? हमने कहा वीडियोग्राफी जारी कीजिए। वोटर के वोट जब दे रहा होता है तो हॉल में वीडियोग्राफी हो रही होती है, वीडियोग्राफी जारी कीजिए। 5 बजे के बाद किसने वोट दिए साहब, हम भी जानना चाहते हैं, देश भी जानना चाहता है। नहीं, आज तक नहीं की। हमने सरकार से सवाल पूछा कि जो चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है, जो कमिटी है, उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया, क्यों गृह मंत्री को ले आए, नियत में क्या खोट थी आपके कि चीफ जस्टिस को आप बाहर कर रहे हो इस प्रक्रिया से। तो ये सवाल तो जायज है ही है। हमने ये भी बोला कि आप मतदाता सूची को सार्वजनिक पटल पे रख लीजिए, कोई भी नागरिक बटन दबा के देख सके कि मतदाता सूची में क्या क्या परिवर्तन कब कब हो रहे हैं। इसमें क्या बुराई है, पारदर्शिता लाने में इनको क्या आपत्ति है? दर्शकों से इनफैक्ट कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस का भी इसके बाद एक वो आया, आर्टिकल आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ज़्यादातर लिखा। उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने राहुल गांधी के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख का जवाब दिया। उन्होंने मुख्य रूप से गढ़चिरौली पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि 6 जून को वो वहाँ अबुझमाड़ जंगल के दौरे पर थे और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इस दुर्गम क्षेत्र का दौरा किया। फिर फडणवीस ने राहुल गांधी के दावों को दोहरावा वाला बताया, कहा कि ईसीआई पहले ही विस्तृत जवाब दे चुका है। उन्होंने राहुल गांधी को भी अर्बन नक्सल करार दिया। हालांकि फडणवीस का जवाब अपर्याप्त माना गया क्योंकि उन्होंने गांधी के सभी विशिष्ट दावों जैसे अंतिम घंटे में मतदान प्रतिशत में वृद्धि और एनडीए जीत क्षेत्रों में इसके कथित एकाग्रता, यानी जो अभी अजय सवाल उठा रहे थे, इसका सीधा जवाब नहीं दिया। आलोचकों ने ये भी कहा कि फडणवीस ने भले ही जवाबी उदाहरण दिए जैसे मढ़ा, वणी और श्रीरामपुर जहां विपक्षी उम्मीदवार जीते और 3 दिसंबर 2024 के लोकसत्ता लेख का भी हवाला दिया, लेकिन कुछ सांख्यिकी और प्रक्रियात्मक चिंताओं का जवाब नहीं दिया, जिससे ईसीआई की पारदर्शिता और चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह। निशान में ये जो पूरा जो डिबेट हो रहा है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तो हो ही नहीं रहा है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस केस में कांग्रेस है और वो और चुनाव आयोग उनके बीच में है। अब मेरा ये मानना है कि इसमें फडणवीस को घुसने की जरूरत ही नहीं थी।
वो तो जीत चुके हैं, वो है अब उन्होंने नए आंकड़े दिए हैं जो कि कांग्रेस कह रही है कि ये जो आंकड़े हैं वो ईसीआई के डेटा से मैच नहीं करता है, और जो राहुल गांधी जो डेटा उठा रहे हैं वो पूरा पूरा इलेक्शन कमीशन से निकाला हुआ ही डेटा है, जितना भी है उससे देखकर वो कर रहे हैं, और जो उनके पॉलिटिकल एजेंट्स हैं। ईसीआई का ये भी कहना था कि हर बूथ पे पॉलिटिकल एजेंट सभी पार्टी के थे और कांग्रेस के भी थे, तो आप अभी क्यों ये बात उठा रहे हैं? तो लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि वो मतलब चुनाव हारने के बाद वो लगातार 2-3 महीने तक ये पूरे आंकड़े और इन सब चीजों को स्टडी किया, और जो एब्नॉर्मेलिटीज है, जो एनोमलीज जिसको कह रहे हैं, तो उसको स्टडी करने के बाद बहुत ही सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात उठा रहे हैं। तो सीधा सीधा वो सवाल चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं, और चुनाव आयोग जब इतने सीरियसली और स्पेसिफिक एलिगेशंस जब लेकर तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कि वो भी उस 3 सवाल उठाए गए हैं तो तीनों सवाल का पॉइंटेड जवाब दे। वेग और इस तरीके से जेनेरिक जवाब से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इसलिए ये हो रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों में वो सच है या गलत है या वो झूठ है, वो तो सबके अपने-अपने पर्सपेक्टिव में। मगर मैं एज़ एन इंडिपेंडेंट सिटीज़न ये समझता हूँ कि अगर जैसे पिछले 10 सालों से आप कहीं पे भी हम रिपोर्टिंग में जाते हैं, आप कहीं पे भी गाँव में जाएँ, शहरों में जाएँ, तो वहाँ लोग कहते हैं भई अब ईवीएम में तो हम वोट डाल रहे हैं और ईवीएम नहीं, लेकिन ये गलत हो सकता है। हो सकता है मतलब लोगों की मानसिकता और एक परसेप्शन बन गया है कि ईवीएम मैल फंक्शन कर सकते हैं। उसको भी दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की है, ताकि इलेक्शन कमीशन की इसमें जिम्मेदारी न सिर्फ चुनाव करवाना है, बल्कि लोगों में चुनाव और ईवीएम और वो पूरे जो चुनाव प्रक्रिया का जो कॉन्फिडेंस दिलाना भी उनका ही काम है। तो चाहे वो राहुल गांधी उठाए, चाहे आप उठाए, चाहे मैं उठाऊं, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और जब वो जानते हैं कि पिछले 10-12 सालों में ईवीएम को लेकर इतने सवाल उठाए गए हैं, इतने सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स लगातार उठा रहे हैं इस बात को, तो हो सकता है वो पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हो, एक बीजेपी के खिलाफ हो वो लोग, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो पॉलिटिकल कैंपेन में नहीं जाकर वो जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका एक बार स्पेसिफिक उत्तर देकर सारी चीजें साफ कर दे, उसके बाद उठाते रहे आप। और इस तरीके से एलिगेशन जब तक इलेक्शन कमीशन इस तरीके से जेनरिक आंसर देगा, जब तक पॉइंटेड सवालों का पॉइंटेड जवाब नहीं देगा, तब तक इस तरीके से लोग सवाल उठाते रहेंगे। और हो सकता है, मैं मानने को तैयार हूं कि राहुल गांधी जानबूझकर पॉलिटिक्स के लिए ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही बनती है ना, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। और ये राहुल गांधी उठाए या नहीं उठाए, लेकिन हम लोग एज रिपोर्टर्स जानते हैं कि लगातार हर जगह में चुनाव प्रक्रिया को लेकर अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे कि भाई फाइनल टर्नआउट इतना ज्यादा क्यों बढ़ जा रहा है, अलग अलग। और ऐसे नहीं कि कोई भी बोल दे रहा है, एसवाई क्यूरेशी भी जब अगर बोल रहे हैं तो जरूरी है। अब ईसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2024 में, उसमें उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि ऐसे फॉल्स नैरेटिव भी गढ़ा जा सकता है। आप सीईसी है, आप क्या इसी जवाब से आप से हट जाएंगे? फॉल्स नैरेटिव अगर है तो फॉल्स नैरेटिव को आपको ट्रू करने के लिए पॉइंटेड जवाब देने पड़ेंगे। वो अभी तक आपने दिया नहीं है, फॉल्स नैरेटिव को बनने दिया है। और जी अजय, महाराष्ट्र के चुनाव की अगर मैं याद करूँ, अभी रिजल्ट के 2 दिन पहले जो एक कमेंटेटर है राजू बरोड़कर, उन्होंने ट्वीट किया था कि उनकी बातचीत हुई थी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता से, शायद वो रेफर कर रहे थे दिग्विजय सिंह को। तो दिग्विजय सिंह ने उनको ऐसा कहा था कि आप होप्स बिल्कुल मत बढ़ाइए, ये तो सेट हो गया है। तो ये चुनाव के एक रात पहले ही मैं वो ट्वीट देख रहा था, और चुनाव के दिन मुझे याद भी आया, क्योंकि ऐसा जो रिजल्ट आया महाराष्ट्र का, जो स्केल था, आप सोचिए महाराष्ट्र जब से बना है तब से आज तक विरोधी पक्ष नेता जो है वो पहली बार नहीं बना। जब मोदी जी का लहर था, जिसमें महाराष्ट्र में ऐसे बोला जाता था कि राज्यात देवेंद्र देशात नरेंद्र, तो ऐसे वो 2014-15 का माहौल था, जब उन्होंने शिवसेना को भी ऐसे दरकिनार कर दिया था कि उद्धव ठाकरे का मैटर नहीं करते हमें। और ऐसे फ्लो में भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त भी इतनी कम सीटें आई थी, कम नहीं आई थी, हालांकि 120 तक वो टच कर गए थे, 125 तक, लेकिन जो इस वक्त किया है इन्होंने 150 सीट खुद के दम पर लिया है। जिशान, मैं इसमें थोड़ा इसमें सर मैं ये कहना चाहता हूं, नंबर्स पे नहीं जा रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सर लोगों का ओपिनियन चेंज हो सकता है, लेकिन आप जो सवाल उठा रहे थे कि आम जनता है वो मानने को तैयार नहीं है कि इतना बड़ा मैंडेट हमने इनको दिया है, जो खास करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो अब ऐसे लोगों का ईवीएम पर विश्वास
जो आप कह रहे हैं कि विश्वास उठ गया है, वैसे हम्म, मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जिनका ईवीएम पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन हम्म, अब वो ऐसा भी उनके अंदर भावना आ रही है कि हम हम्म, अगली बार वोट नहीं करेंगे। तो जी, क्या ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी नहीं है कि इनको जो जो लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस जा रहा है हम्म, इलेक्शन कमीशन से, हम्म। उन्हें वापस लाना चाहिए? नहीं नहीं वो मैं वही इलेक्शन कमीशन पर ही पूरी जिम्मेदारी बनती है। मैं लेकिन ये जैसे कि अब बहुत सारे जो लोग ईवीएम या इलेक्शन प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार कह रही है क्या ऐसा हो गया 5 सालों में 5 महीनों में कि पूरा ही चुनाव के नतीजे अलग हो गए। लेकिन मैं उस आर्ग्यूमेंट से सहमत नहीं हूँ। बहुत कुछ हो सकता है 5 महीनों में, कोर्स करेक्शन हो सकता है 5 महीनों में, सारा कुछ। और जनरली इंडिया का जो लास्ट 2 दशकों का अगर आप इलेक्शन ट्रेंड देखें तो लोकसभा चुनाव और स्टेट के चुनाव दोनों में लोगों का जो रिस्पांस होता है वो अलग बट होता है। महाराष्ट्र में नहीं, क्योंकि हाँ महाराष्ट्र में हमेशा हाँ 4 या नहीं 5 महीने मतलब बाद हो होता है। सकता है महाराष्ट्र ही क्यों नहीं, हमने देखा कर्नाटका, राजस्थान और पिछले 2019 की अगर बात करें तो कर्नाटका, 2018 में भी जीते। राजस्थान, छत्तीसगढ़ आपने देखा असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस जीत कर आई। और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी जीत गई। तो मैं कह रहा हूं कि भारत बिल्कुल। जैसे डाइवर्स जगह में चुनाव के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, उस समय कौन से मुद्दे क्लिक कर रहे हैं उस समय। जैसे मेरा अपना मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो महाविकास आघाड़ी है, जो कांग्रेस लेड अलायंस है, उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल गलतियां की और बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गए। और वहीं पर महायुति जो बीजेपी लेड अलायंस था, वो हारने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। लेकिन सब कह रहे हैं कि जो स्केल ऑफ विक्ट्री है उसी पे ही लोग सवाल उठा रहे कि भाई जहां मराठा एजिटेशन हो रहा था वहां बीजेपी सारा जीत कर आई। तो क्या हुआ वो सब उसके पॉलिटिकल कारण भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कुछ कॉन्स्पिरेटोरियल ही कारण हो कि मतलब कि ईवीएम खराब है। प्रॉब्लम ये है इस पूरी जगहों में पॉलिटिकल एनालिसिस के ज्यादा ईसीआई जो चुनाव आयोग है उनकी जवाबदेही एक बार आ जाए तो बहुत सारी बातें साफ होकर आ जाए। मैं चाहता हूं कि इस तरीके के जो डिबेट्स हैं कि भाई ईवीएम काम नहीं कर रहे हैं या फिर इस तरीके से इलेक्टोरल रोल्स में काम कर रहे हैं, ये सब बहुत बड़े मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन है, उन पे सवालिया निशान है और वहां से ही सारा कुछ शुरू हो जाता है। तो वहां से अगर आप वो क्लियर नहीं करे तो ये सारे तो हम हमेशा अलग अलग डिबेट में भटके रहेंगे, पॉलिटिकल कारणों में नहीं जाके यही सारी सवालों पे आ जाएंगे। और इसमें आप ईसीआई की सब कहते हैं भाई ऑपोजिशन लेजी है इसीलिए ये सारी बातें उठा रहे हैं। मेरे हिसाब से ईसीआई भी बहुत ज्यादा लेजी है कि वो नहीं आंसर दे रहे हैं। तो ये बात कुल मिला के ये हो गई है कि चुनाव आयोग को जवाब देना होगा और बल्कि मतलब एक मिशन की तहत, एक मिशन के लिए 10-12 साल हो चुके हैं यही सवाल बार बार आ रहे हैं, तो एक मिशन के तहत उनको कैंपेन चलाना होगा, उनको हर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा और जिस तरीके से वो लोगों के एडवर्टाइजिंग कैंपेन करता है कि सब लोग वोट करें, उसी तरीके से अब उनपे ऐसी स्थिति आ गई है कि उनको उसी लेवल पे एक कैंपेन चलाना होगा कि नहीं ईवीएम जो है वो क्रेडिबल है, ईवीएम जो है वो, और ये जो वोटर टर्नआउट है और उनको जितना ज्यादा वो ट्रांसपेरेंसी दिखाए उनके जो पूरे उनके इंस्टीट्यूशन के लिए भी और उनके और पूरे भारत का जो लोकतंत्र का जो ढांचा है और जो चुनाव प्रक्रिया है उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। जी। दर्शकों, इसके बाद हालाँकि मैं एक चीज़ जो आपकी एड्रेस करना चाहता हूँ कि परसों हमारे ऑफिस में जगदीप चोखर आए थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में उन्होंने पिटीशन फाइल की थी और उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि अब वो बहुत पेसिमिस्टिक हो गए और भारत के इंस्टीट्यूशंस का जो डीके हुआ है, अब इसको भले ही सरकार बदल जाए लेकिन इस इंस्टीट्यूशनल डीके को सुधारना एक बहुत लंबा काम है। ये सारी बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि सिर्फ चुनाव नहीं, हर जगह में इंस्टीट्यूशंस को में कॉम्प्रोमाइज लोग
लोग लग रहे हैं, अलग-अलग जगहों में एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, इस पूरे जो घटनाक्रम में आप देखें तो आप 2024 के चुनाव के पहले ही देखें, लगातार ईडी और सीबीआई और ऐसे जितने भी एजेंसी जो सरकार के हाथ में हैं, वो विपक्ष के लीडरों पे रेड कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको जेल में डाल रहे हैं। दिल्ली के चुनाव से पहले मतलब मुख्यमंत्री और डेप्यूटी मुख्यमंत्री सभी जेल में थे। तो एक तरीके से पूरी तरीके से विपक्ष साफ करने की एक तरीके से साजिश लगती है ना आम आदमी को कि ये क्या हो रहा है। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना वो नहीं रहा। तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करने में ईसीआई ने क्या किया है, ये सब भी सवाल है। इतने सारे कंप्लेन्स आते हैं, प्रधानमंत्री कम्युनल भाषण दे देते हैं, लेकिन आपने कन्वेंशन ही चेंज कर दिया। हमेशा जैसे क्या होता था कि आप नेता है, आपने कम्युनल भाषण दिया तो आप पर नोटिस गया, लेकिन जब प्रधानमंत्री कम्युनल तो उन्होंने कन्वेंशन ही चेंज कर दिया, बीजेपी के प्रेसिडेंट को नोटिस भेजते हैं। तो आप ये देखिए क्या हो रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं और इलेक्शन कमीशन। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें। आप लोगों के क्या ख्यालात है इसके बारे में हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। राहुल गांधी का आरोप लगाना सही है या इलेक्शन कमीशन का जवाब ना देना भी सही है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज इस लाइव में मेरे और अजॉय की तरफ से इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरों के लिए देखते रहे द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।